तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में जो भी बेसिक संख्याओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, जैसे अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और जो है कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इन बेसिक संख्याओं की जानकारी इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इन टॉपिक्स की, इन संख्याओं के बारे में समझेंगे और इनको समझने के बाद इस चैप्टर की जो सबसे पहली प्रमेय होगी, जिसे हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं, जैसा कि आप बहुत ही आसान टॉपिक है, जैसा आप बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, बस वही है, सब आप जानते हैं, उसको डिस्कस करेंगे और उससे संबंधित म स ल स निकालना सीखेंगे। किस तरह से जो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए हम किसी संख्याओं का म स ल स निकाल सकते हैं। और ये जो म स ल स वाला टॉपिक होगा, इससे एग्जामिनेशन में क्लास 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में 1 से 2 मार्क्स के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये 1 से 2 नंबर के प्रश्न हमें मिलेंगे। तो ये है जो कि हमारा इस चैप्टर में सबसे शुरुआती टॉपिक होने वाला है। यहाँ से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे। तो आइए, ओपन साइंस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है और मैं विशाल, जो आपके साथ आपके इस बोर्ड एग्ज़ाम के जर्नी में जुड़कर आपकी मदद करने का प्रयास करूँगा और अच्छा से अच्छा जो है कि आपको चीज़ें आसान शब्दों में चीज़ों को समझाते हुए और आपकी मदद करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए, सबसे पहले पाठ को हम बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला पाठ है गणित का, वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो रियल नंबर, रियल नंबर्स। ये हमारा जो है क्लास 10th के बोर्ड का पहला चैप्टर है। अब इस चैप्टर में जो भी बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो हम चीज़ सीखेंगे वो होगी पहले पॉइंट, जिसको हम कहेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, शुरुआती टॉपिक, जो कि अभाज्य संख्या। क्या होती है अभाज्य संख्या? तो वे धनात्मक संख्याएं ना, वे धनात्मक संख्याएं, वे धनात्मक संख्याएं या पूर्णांक कह लीजिए, संख्या नहीं, धनात्मक पूर्णांक, जिनके केवल 2 भिन्न गुणनखंड, 2 भिन्न गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल 2 भिन्न गुणनखंड होते हैं। और वे 2 भिन्न गुणनखंड कौन से होंगे? जो कि एक और स्वयं वह संख्या होती है, स्वयं वह संख्या होती है। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या क्या होती है? कहने का सीधा सा मतलब कि वे सभी धनात्मक पूर्णांक जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, 2 भिन्न भिन्न गुणनखंड हो। पहला गुणनखंड 1 होगा, दूसरा वो संख्या खुद हो जाएगी, 1 और वह संख्या खुद। ये 2 जो अलग अलग गुणनखंड हैं, इन 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होना चाहिए। फिर से सुनिए, अभाज्य संख्याएं क्या है? वे संख्याएं हैं जिनके केवल 2 भिन्न गुणनखंड होंगे, एक 1 होगा, एक स्वयं वह संख्या होगी। ये 2 गुणनखंड होने चाहिए, बस केवल 2 गुणनखंड, एक 1
और एक स्वयं वो संख्या। तो ऐसी संख्याएं कहलाती हमारी अभाज्य संख्याएं। उदाहरण अगर देखें हम इसका एग्जाम्पल की बात कर लें तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2। अगर हमने 2 लिया तो 2 के गुणनखंड ना, 2 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं। गुणनखंड क्या होता है, जिनसे संख्या डिवाइड हो जाती है। किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होगा, वे संख्याएं होंगी जो इस संख्या को काट देंगी, डिवाइड कर देंगी। तो 2 के गुणनखंड, तो 2 किससे किससे कट सकता है, 2 1 से कटेगा, 1 2 को काट देगा, और 2 को कौन और काट सकता है, 1 और स्वयं 2 काट सकता है, स्वयं 2। ये जो संख्या हमने 2 ली है, इस संख्या 2 के केवल 2 गुणनखंड हो सकते हैं। गुणनखंड क्या है, तो वे संख्याएं जो दी गई संख्या को काटती हैं। जैसे 2 दिया है तो 2 को जो काटेगा वो 2 का गुणनखंड होगा। तो 2 को कौन काटेगा, 1, इसका मतलब 1 2 का गुणनखंड हुआ। और 2 को कौन काट सकता है, तो खुद 2 ही काट सकता है अपने आप को। और ऐसी इन दोनों के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो इस 2 को काट सके, कोई पूर्णांक नहीं होगा। इसी तरह अगली संख्या बात करें 3, तो 3 के गुणनखंड अगर हम निकालें तो गुणनखंड क्या है, गुणनखंड वे है जो दी गई संख्या को काटते हैं। तो 3 के गुणनखंड निकालेंगे तो 3 1 से कटेगा, और किससे कट सकता है, तो स्वयं 3 से कट सकता है। क्या 3 2 से कटेगा, नहीं, 3 2 से पूरा नहीं कटेगा। एक बार कटेगा और उसके बाद जो एक बार काटने के बाद एक शेष बच जाएगा। तो 3 जो है 2 से पूरा नहीं कटता है, तो ये हो जाएगी हमारी ये अभाज्य संख्या। मतलब 2 जो है इसका गुणनखंड नहीं होगा, क्योंकि 2 3 को पूरा नहीं काट रहा है। ऐसे कर सकते हैं इसको, 3 को 2 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, और एक जो है यहाँ पर हमारा बच रहा है, पूरा डिवाइड नहीं हो रहा। तो 2 जो है इस 3 का फैक्टर या गुणनखंड नहीं हो सकता। गुणनखंड को फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश में, फैक्टर, ठीक है। तो 3 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 1 और 3। इसलिए 3 जो है कि अभाज्य संख्या होगी। क्यों, क्योंकि 1 से कट रही है और खुद से कट रही है। ऐसे ही अगर 5 निकाले, 5 की बात कर लें, 5 के गुणनखंड की, चलो 5 नहीं 4 लिख लेते हैं, 4 के गुणनखंड तो 4 कटेगा 1 से, फिर 2 से भी कटता है 4, तो 4 को 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, और जो है कि 4 स्वयं 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं हम कि ये जो 4 है इसके 3 फैक्टर हो गए, 1 और 2 और एक 4, 3 फैक्टर हो गए, 3 अलग अलग फैक्टर हो गए। इसीलिए अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि अभाज्य संख्या के केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, एक 1 होगा और एक स्वयं वो संख्या होगी जो दी गई, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए 1 है, स्वयं 4 है, लेकिन इनके अलावा एक और 2 आ गई, तो ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं, ये होगी। ऐसे ही अगर आप 5 की बात करेंगे, 5 के गुणनखंड करेंगे तो 1 और 1 से कटेगा और स्वयं 5 से कटेगा, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी 5, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं हैं जो खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं। इन 2 अलग अलग संख्याओं के अलावा और कोई तीसरी संख्या उनको डिवाइड नहीं कर सकती। अब अगर हम 1 की बात करें, 1 के गुणनखंड लेके, ठीक है, तो 1 तो 1 से कटेगा ही और स्वयं खुद से भी कटेगा। अगर हम इसको बोलना चाहे तो स्वयं 1 से भी कटेगा। 1 तो अभाज्य संख्या 1 से तो कटती है, 1 से तो सब कटती है, तो यह 1 खुद से तो कट रहा है, 1 से तो कट रहा है, लेकिन स्वयं से अगर काटे तो भी कट रहा है। मतलब दोनों चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। तो क्या ये आपकी जो है कि अभाज्य संख्या होगी? नहीं, इसमें दोनों चीज़ें तो हो रही हैं, 1 से कट रहा है, खुद से कट रहा है, लेकिन ये दोनों फैक्टर समान है ना, समान है, 2 भिन्न फैक्टर नहीं है, सेम फैक्टर है। ये भी 1 है, ये भी 1 है, दोनों 1 और 1 हैं।
डिफरेंट नहीं है, भिन्न भी होने चाहिए, अलग अलग भी होने चाहिए, तो ये अलग अलग नहीं है, इसीलिए एक जो होगी एक अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, अभाज्य संख्या नहीं होगी। भले एक से कट रही है और खुद स्वयं के एक से भी कट रही है, लेकिन इसको अभाज्य नहीं कर सकते, क्योंकि डिफिनेशन ये कहती है कि ये दोनों फैक्टर अलग अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए? केवल दो भिन्न गुणनखंड होने चाहिए, डिफरेंट भी होने चाहिए, लेकिन यहाँ इस केस में दोनों डिफरेंट नहीं है, एक है स्वयं से भी कट रही है लेकिन डिफरेंट नहीं, तो ये अभाज्य नहीं होगी, तो एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद होने चाहिए। तो अगर कोई पूछ दे, पहला पॉइंट, अगर कोई पूछ दे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होती है दो है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि दो सबसे छोटी भी है और एकमात्र सम संख्या है, तो हम कह सकते हैं दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं होगी जो अभाज्य हो, कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं होगी जो अभाज्य हो, केवल दो है जो सम भी है और अभाज्य है, सम है और साथ में अभाज्य है, और ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दो। और बात करें एक की, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है, एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, ठीक है। और इसके अलावा दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ठीक है। एक और फैक्ट देखते हैं हम कि अगर हमसे कोई पूछ दे कि 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, दो एकमात्र सम है और अभाज्य संख्या है। इसके अलावा जितनी दो को छोड़ दें तो जितनी अभाज्य संख्या होंगी सब विषम होगी, कोई सम नहीं होती है, और एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 1 से 100 के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती। कौन कौन सी होती हैं? तो उसमें से सबसे पहले 2 होगा, फिर 3, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, और 7 के बाद 11, ठीक है। 11 के बाद हो जाएगा 13 के बाद आ जाएगा सीधे 17 के बाद हो जाएगा 19 के बाद हो जाएगा 23 के बाद जो आएगा नंबर वो 29 आ जाएगा, 31 हो जाएगा, फिर 37 होगा, 39 नहीं होगा, 41 होगा, फिर 43 होगा हमारा अगला नंबर। 43 के बाद आपका आ जाएगा 47, ठीक है। 47 के बाद 53, और 53 के बाद आ जाएगा 59 होगा हमारा, और 59 के बाद दे हमारा 61 के बाद 67, 71, 73,
79, 83 और 97, 89 और 97। तो गिन लेते हैं कुल कितनी संख्याएं हमारे पास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 1 से 100 के बीच की बात करें तो 1 से 100 के बीच ये होती हैं जो कि 25 ऐसी संख्याएं जो अभाज्य हैं। कौन कौन सी हैं? 2 है, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो ये हैं जो कि 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या है, टोटल 25। तो ये बेसिक जानकारी हमारी अभाज्य संख्याओं के बारे में। तो फिर से एक बार अगर तेजी के साथ देखें तो क्या है अभाज्य संख्या? क्या है अभाज्य संख्या? है वे संख्याएं जिनके दो भिन्न गुणनखंड होते हैं। वो दो भिन्न गुणनखंड कौन से होंगे? एक होगा और एक स्वयं वो संख्या होगी जो दी गई है ना, जिस संख्या की आप बात कर रहे हैं वो संख्या हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो उदाहरण कौन कौन से थे हमारे पास? सबसे बेसिक हमने लिया था 2 हो गया ना। तो 2 के गुणनखंड क्या क्या थे? 2 के गुणनखंड थे 1 और स्वयं 2। ऐसे ही 3 की बात कर लें, 3 के गुणनखंड, ठीक है, तो 3 के हो गए 1 और स्वयं 3, ये हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे 5 ये सब लिखी हुई है। फिर हमने देखा कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। फिर उसके बाद 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम होती है। एक अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 2 को छोड़ दें तो कोई भी अभाज्य संख्या सम नहीं होती है, सब विषम होती हैं, सब विषम संख्या होती हैं केवल 2 को छोड़ दें तो। और 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। वो कौन सी हैं? तो ये सारी हैं। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया। अब इसका अगला जो टॉपिक हम इस चैप्टर का लेने वाले हैं वो कौन सा हो जाएगा? सह अभाज्य संख्या। अब इसको हम देखेंगे सह अभाज्य संख्या क्या। सबसे पहले इसको नोट करेंगे, उसके बाद देखेंगे सह अभाज्य संख्या। तो अब देखेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि आगे जाकर के हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, एक प्रमेय पढ़ेंगे ना। उस प्रमेय में तो ज़रूरत पड़ेगी, साथ में जो बड़े नंबर के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, जैसे करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने के लिए आता है। करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, ये अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आता है। अब इसको समझने के लिए हमें एक प्रमेय समझनी पड़ेगी, और वो प्रमेय तभी हमें समझ में आएगी या इसको हम तभी प्रूफ कर पाएंगे, इसके कंसेप्ट को तभी समझ पाएंगे जब ये हमें क्लियर हो। वे संख्याएं जिनके मस जिसे आप महत्तम समापवर्तक कहते हो, इंग्लिश में HCF कहते हैं, मस, ठीक है, मस 1 हो ना, जिनका मस 1 आना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिनका मस ना, 2 संख्याएं हमने ली और उन दोनों संख्याओं का हमने मस निकाला। अगर मस 1 आ रहा है, केवल 1 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए खरी,
तो वो सअभाज्य हो जाएंगी। तो ऐसी संख्याएं जिनका मस 1 हो वो सअभाज्य होंगी। या मस का मतलब क्या होता है? मस का मतलब होता है कि दो संख्याओं के बीच वह दो संख्याओं का ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड या कह लीजिए कॉमन फैक्टर या कॉमन गुणनखंड जो दोनों को डिवाइड कर सके या जो दोनों में कॉमन हो। ऐसा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो, वह सबसे बड़ा गुणनखंड जो दोनों में कॉमन हो, दी गई संख्याओं में कॉमन हो, वह कहलाता है हमारा क्या? उन संख्याओं का मस कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सअभाज्य संख्याएं वे होंगी जिनका मस 1 होगा। मस 1 होगा मतलब दोनों के गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड होगा, जो संख्याएं दी जाएंगी उन संख्याओं का जो कॉमन गुणनखंड होगा वो 1 होगा, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा। जैसे तो अगर दूसरे सिंपल भाषा में, अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो कह सकते हैं वे संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड के गुणनखंड 1 हो। इस तरह से भी हम इस बात को कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? 1 हो। उदाहरण के रूप में देख लीजिए, जैसे हमने कह दिया 5 और 36 की बात कर लेते हैं। दो संख्या हमने ले ली 5 और 36, तो इनके मसों को निकालते हैं या इनके बीच कॉमन गुणनखंड निकालते हैं। तो 5 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? गुणनखंड का मतलब जिससे संख्या कट जाती है। तो 5 किससे कटेगा? 5 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। इसके अलावा तो किसी से कट नहीं सकता। यह अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या 1 से कटती है, खुद से कटती है। तो 5 1 से और 5 से कटेगा। इसका मतलब 5 के गुणनखंड 1 और 5 होंगे खाली। 36 के गुणनखंड निकालते हैं तो 36 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? तो 36 के गुणनखंड हो जाएंगे 1 से कटेगा 36, 2 से कटेगा तो 2 हो जाएगा 36 का गुणनखंड, 3 से भी कटेगा तो 36 का एक गुणनखंड 3 हो जाएगा, 4 से भी कटेगा तो एक गुणनखंड 4 हो जाएगा, 6 से कटता ही है। 6 के बाद किससे कट जाएगा? 12 से कटेगा, 12 3 36 होता है। 12 से कटेगा, 12 के बाद 18 से कटेगा, 18 के बाद 36 से कटेगा और एक नंबर छूट रहा है सर 9 ना। तो 1 मिनट, 6 के बाद 9 के बाद 12 से कटेगा, 12 के बाद 18 से और फिर 36 से कटेगा। तो ये इनसे कट रहा है, मतलब 36 के गुणनखंड 1 2 3 4 6, ठीक है, 9 12 18 और 36 होंगे। आप कह दें कि ये जो 5 के गुणनखंड लिखे हैं और 36 के जो गुणनखंड लिखे हैं, दोनों में कॉमन गुणनखंड क्या है? ये 1 है, ठीक है। 5 और 36, 5 और 36 का उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में मिलता हो, जो कॉमन हो। उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मस 1 है, मस 1 है। और जो दो संख्याओं का जब मस केवल 1 हो जाता है तो ये संख्याएं कैसी हो जाती हैं? सहभाज्य। इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 36 अभाज्य संख्या होगी, संख्या है, ठीक है। 5 और 36 सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या मतलब 5 और 36 को 1 के अलावा एक ऐसी संख्या, खाली एक ही ऐसी संख्या है जो 5 को और 36 दोनों को काट सकती है। 1 के अलावा ऐसी कोई संख्या नहीं होगी जो 5 को भी काट दे और 36 को भी काट दे। सबसे मेन पॉइंट यही बात है। सहभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि केवल एक ही वो संख्या होगी, एक ऐसी संख्या है जो दोनों को काटेगी। 1 के अलावा कोई ऐसा नहीं होगा जो दोनों को काट दे।
तो वो हो जाएगी सहभाज्य। तो सहभाज्य का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो संख्याएं सहभाज्य होती हैं उनको, उन दोनों संख्याओं को एक ही काट सकता है, दोनों को काट सकता है, और कोई संख्या नहीं होगी जो दोनों को काटेगी। तो ये सहभाज्य संख्या होगी। ऐसे भी याद रखिए कि सहभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका महत्व एक हो जाता है, वे सहभाज्य होती हैं। जैसे 5 और 36 का महत्व एक आएगा, इसलिए 5 और 36 सहभाज्य हो गए। ठीक है, और भी एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे हमने 7 ले लिया और हमने 19 ले लिया, ठीक है, या आपने ले लिया मान लीजिए 3 और जो है कि 28 ले लिया, 3 और 28, ये भी सहभाज्य हो जाएंगे। ठीक है, इनका आप फैक्टर करेंगे तो इनमें एक के अलावा और कोई कॉमन नहीं निकलेगा, तो ये भी हमारी सहभाज्य हो जाएंगी। इसी तरह 9 और 28 भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 28 है 56 लिख लीजिए, चलिए 56। इसमें भी कोई, इसमें भी एक के अलावा कोई भी ऐसी उभयनिष्ठ संख्या नहीं होगी, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा जो दोनों काटेगा। ठीक है, या इन दोनों का महत्व भी एक आएगा, इनका भी महत्व एक आएगा, इनका भी महत्व एक आएगा। तो ये सब सहभाज्य संख्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद क्या सहभाज्य संख्याओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको देखेंगे। ओके, तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होगा वो ये होगा कि जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्याएं खुद अभाज्य हो। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि अगर दो संख्याएं सहभाज्य हैं तो अभाज्य होंगी तभी सहभाज्य हो सकती हैं। उदाहरण, जैसे आपने ले लिया 8 और 15 को। अब आप जानते हो कि 8 न, ये जो है अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, और जो ये 15 लिखा है, 15 भी अभाज्य संख्या नहीं है। न तो 8 अभाज्य संख्या है और न 15 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों सहअभाज्य हैं। अच्छा, 8 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? क्योंकि 8 के गुणनखंड अगर हम लिखें तो 8 के गुणनखंड कौन कौन से आएंगे? 1 आएगा, फिर 2 भी आएगा, फिर 4 भी आएगा और 8 भी आएगा। तो 8 के गुणनखंड तो 1 और 8 के अलावा 2 और 4 भी हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका गुणनखंड केवल 1 और वो संख्या खुद हो, लेकिन यहाँ 1 और खुद 8 के अलावा भी 2 और 4 भी हैं, तो अभाज्य संख्या नहीं। ऐसे ही अगर 15 की बात करें तो 15 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका 3, फिर 5 और फिर खुद 15 हो जाएगा। तो ये भी आपका अभाज्य नहीं है। अब इन दोनों अभाज्य संख्याओं, ये जो दोनों संख्याएं दी हैं ये दोनों अभाज्य नहीं है, दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं है, लेकिन ये सहअभाज्य है। क्यों? क्योंकि सहअभाज्य का मतलब होता है कि दोनों में उभयनिष्ठ जो है गुणनखंड 1 आना चाहिए। तो देख लीजिए, इसमें 1 और 1 मिल रहा है, खाली 8 का और 15 का दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड वो क्या होगा? आपका केवल 1 होगा। 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि उभयनिष्ठ हो। ये 2 है तो ये 3 है, 4 है तो ये 5 है, ये आपका 8 है, 15 है, तो बस एक ही कॉमन निकल रहा है। तो ये दोनों जो है अभाज्य नहीं है, परंतु सहअभाज्य हैं। जरूरी नहीं है कि संख्याएं सहअभाज्य हैं तो खुद अभाज्य भी होंगी। ऐसी संख्याएं जो अभाज्य नहीं हैं वो सहअभाज्य आपस में हो सकती है।
जैसे 8 और 15 ये दोनों अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन ये सब अभाज्य हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। इसी तरह और भी एग्जाम्पल आप नोट कर सकते हैं, जैसे 9 और 28 की बात कर लें ना। एग्जाम्पल नंबर 2, 9 और 28 की बात करें ना, तो 9 के गुणनखंड लिखेंगे आप, गुणनखंड, तो 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, फिर 3, फिर हो जाएगा आपका 9। ठीक है, और उसके बाद 28 के गुणनखंड की बात करें, गुणनखंड की ना, तो 28 के गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 1, 2 और फिर 4, फिर 7, उसके बाद हो जाएगा 14। ठीक है, और 14 के बाद हो जाएगा फिर 28। अब इन दोनों में बात करें 9 के गुणनखंड और 28 के गुणनखंड, तो दोनों में कॉमन बस खाली 1 है, तो ये दोनों भी कैसी हो जाएंगी, सहअभाज्य हो जाएंगी, सहअभाज्य हो जाएंगी। लेकिन ये सहअभाज्य तो है, लेकिन खुद अभाज्य नहीं है, न तो 9 अभाज्य है न तो 28। तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। पहले पॉइंट के बाद अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि दो क्रमागत संख्याएं सदैव या कह लीजिए हमेशा सहअभाज्य होती है। कोई भी दो ठो क्रमागत संख्या आप ले लेंगे तो सहअभाज्य होगी ही होगी। कोई भी दो क्रमागत संख्या अगर हम लेते हैं तो दो क्रमागत संख्याएं हमेशा जो है कि सहभाज्य होंगी। क्रमागत मतलब लगातार जो संख्याएं आ रही हैं उनकी हम बात करते हैं। कोई भी दो संख्या उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 9 और 10 की बात कर लेते हैं ना, 9 और 10 की बात करें तो 9 के गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे, 9 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके 1 और, ठीक है, 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 और 9 हो जाएगी। 10 के गुणनखंड की बात करें ना, गुणनखंड तो ये 1 हो जाएगा, फिर 2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा और 10 हो जाएगा। तो दोनों में अगर देखें दो क्रमागत संख्याएं जो हमने 9 और 10 ली हैं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, बस कॉमन गुणनखंड 1 आ रहा है। तो 9 और 10 क्या हो जाएंगी, हमारी सहअभाज्य हो जाएंगी, सहअभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, सहअभाज्य होंगी या कह लीजिए हैं, सहअभाज्य हैं। और भी आप नंबर लेके देख सकते हैं ना, जैसे में कोई भी एक नंबर उठा लेते हैं यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए 15 और 16 लेते हैं। चलिए 15 और 16 क्रम में आने वाली संख्या है, 15 के बाद 16 आता है। 15 के गुणनखंड आप लिखोगे तो 15 के गुणनखंड आ जाएंगे 1, फिर कितना आएगा 3, 5 आएगा और 15। 16 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 16 के गुणनखंड आ जाएंगे 1, 2, फिर 4 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 16 आएगा। दोनों में कॉमन क्या निकल के आया, 1। तो यहाँ भी जो हमने दो क्रमागत संख्या ली हैं, ये दोनों क्रमागत संख्या कैसी हो गई, सहअभाज्य हो गई, सहअभाज्य हो गई। ठीक है, सहअभाज्य हो गई। अब अगर इसको हम प्रूफ के तौर पे देख लें कि इसका प्रूफ कैसे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, तो माना दोनों क्रमागत संख्याएं, ठीक है, n और n+1 है ना। अगर पहली संख्या हमने n ली है तो अगली कैसे आएगी, एक जोड़ करके। जैसे 9 है तो 9 का अगली क्रमागत संख्या 10 होगी, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 का 11 हो जाएगा, 11 का 12 हो जाएगा, 15 का क्रमागत 16, 16 का 17, 17 का 18। क्रमागत संख्याएं ऐसे आती हैं कि एक संख्या हमने ली, उसका क्रमागत 1 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। जैसे हमने मान लीजिए 19 लिया, 19 का क्रमागत क्या हो जाएगा, अगला क्रमागत संख्या, तो 19 में 1 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। 27 की अगली क्रमागत संख्या क्या होगी, 27 में 1 जोड़ देंगे 28 हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने मान लिया कि एक संख्या n है तो इसका क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, n+1 हो जाएगी। 1 जोड़ देंगे n में, जो पहले दिया उसमें 1 जोड़ देंगे। तो हमने n और n+1 ले लिया।
अब अगर हम ये साबित कर दें कि जो हमने n और क्रमागत संख्या n और n+1 ली है इसका मौसा 1 होगा ना, या n को और n+1 दोनों को एक ही है जो दोनों को काट सकता है, ये अगर हम सिद्ध कर दें तो ये सहभाज्य हो जाएंगे कि सहभाज्य संख्याओं को केवल एक काटता है, एक के अलावा और कोई काटता नहीं है। तो अगर हम ये साबित कर दें कि n और n+1 दोनों को बस एक काट सकता है, एक के अलावा कोई संख्या नहीं होगी जो दोनों को काटे, तो इसको हम प्रूव करते हैं कैसे। तो याद रखिएगा जिन दो संख्याओं का, ठीक है, मस, ठीक है, जितना आता है, जैसे दो संख्याएं, तो दो संख्याओं का जो मस होगा वह उन दोनों संख्याओं के बीच जितने का अंतर होगा उसको भी काटेगा। दो संख्याओं का मस जैसे 4 और 16 का मस अगर हम कहें ना, का मस 4 और 16 का मस अगर आप निकालोगे तो 4 और 16 का मस 4 आएगा, 4 और 16 का मस 4 आएगा। तो ये 4 जो है इसको भी काटेगा और 16 को भी काटेगा, और साथ में इनके बीच जो अंतर है 4 और 16 के बीच अंतर, तो अंतर कितने का आएगा, तो बड़े में से छोटे को घटा के देख लीजिए कितना अंतर आ रहा है। तो 16 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 12। तो ये जो अंतर आ रहा है ना, ये अंतर, इस अंतर को भी काटेगा। तो मस जो होता है संख्याओं का मस, वह संख्याओं को तो काटता है लेकिन उन संख्याओं के बीच जो अंतर होता है उसको भी काटता है। तो अगर 4 और 16 का मस निकालें तो 4 आएगा, ये 4 इस 4 को तो काटेगा, 16 को तो काटेगा, लेकिन 16 और 4 के बीच जो अंतर है 12 उसको भी काटेगा। देख लीजिए 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 3 बार में काट देगा। तो ऐसे ही यहाँ भी हम क्या करते हैं, क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालते हैं। क्रमागत संख्याओं का अंतर, तो क्रमागत संख्याओं का अंतर n+1 में से n घटा देंगे, बड़ी ये होगी ये छोटी होगी, ये बड़ी संख्या होगी, ये कैसी संख्या होगी छोटी, तो बड़ी में से छोटी को घटा दिया, तो जैसे ही घटाओगे तो n+1 में से n घटेगा, n से n कट जाएगा, आंसर कितना आ गया 1। तो अंतर आ गया 1। अब बताइए ये अंतर जो है 1 अंतर ना, इस अंतर को केवल एक ही काट सकता है। क्रमागत संख्याओं का अंतर निकाले 1 आया। अब 1 को कौन सी संख्या काट सकती है, तो 1 को केवल 1 काट सकता है, 1 को और कोई संख्या नहीं काट सकती। तो जब 1 को केवल 1 काटेगा इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रमागत संख्याएं हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो क्रमागत संख्याएं हैं ना, ये क्रमागत संख्याएं ना, क्रमागत संख्याएं जो हैं इनका मस ना, इनका मस 1 होगा। और जब किसी किन्हीं संख्याओं का मस 1 हो जाता है तो वो संख्याएं कैसी हो जाती हैं, सहभाज्य। अगर संख्याओं का मस 1 आ जाए तो संख्याएं सहभाज्य हो जाएंगी। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि क्रमागत संख्याएं सहभाज्य होंगी, ठीक है, क्रमागत संख्याएं सहभाज्य होगी, हमने प्रूव कर लिया। तो याद रखेंगे जब भी दो क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, अब वो क्रमागत संख्याएं क्या है उससे मतलब नहीं है। 9, 10 ये दोनों अभाज्य नहीं है, दोनों भाज्य हैं, लेकिन इनको हम देख रहे हैं कि इनका जो ये दोनों संख्याएं भाज्य होते हैं लेकिन सहभाज्य है। तो कैसी संख्या है, अभाज्य है भाज्य है, क्या उससे नहीं मतलब हमें, बस दो क्रमागत संख्याएं दी हैं तो दो क्रमागत संख्याएं सहभाज्य होंगी, कन्फर्म है, इसको हमने प्रूव कर लिया। तो हमेशा याद रखिएगा कोई भी दो संख्याएं दे दे लगातार 17, 18, 99, 98, 55, 56, कोई भी दो संख्या दे दे क्रम में, तो दोनों संख्याएं हमेशा कैसी होंगी, सहभाज्य होंगी। कोई भी दो अभाज्य संख्याएं ना, कोई भी दो अभाज्य संख्या, तो कोई भी दो अभाज्य संख्याएं हमेशा
सह अभाज्य होती है। कोई भी दो अभाज्य संख्या लीजिए, कैसी भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए तो हमेशा सहअभाज्य होंगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच कॉमन जो फैक्टर होगा वो एक निकल के आएगा। कैसे? जैसे हम ले लेते हैं 5 और 7 ले लेते हैं। चलिए, तो 5 के गुणनखंड क्या आएंगे? 5 के गुणनखंड, ठीक है, वो 1 और 5 आएगा। 7 के गुणनखंड निकालेंगे तो 7 के गुणनखंड क्या आ जाएंगे? तो 7 के गुणनखंड 1 और जो है कि 7 आएगा। तो हम जानते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उन अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड 1 होता है और स्वयं वो संख्या होती है। तो जब आप दो अलग अलग संख्या लेंगे तो उनके जो फैक्टर होंगे उसमें कॉमन बस एक मिलेगा, क्योंकि अभाज्य है तो एक से कटेगी, खुद से कटेगी, एक से कटेगी, खुद से कटेगी। तो जब खुद से कट रही है वो तो अलग अलग संख्याएं हैं, तो जब खुद से कटेंगी तो वो संख्याएं भी जो खुद को काट रही हैं वो भी अलग अलग होंगी। तो ये स्वयं से कटने वाली संख्याएं तो अलग हो जाएंगी, क्योंकि दो अलग संख्या लिए हो तो जो स्वयं से कटने वाली बात है वो अलग हो जाएगी, तो वो तो कॉमन हो नहीं सकता। और एक ही बात बचेगी जो कॉमन निकल के आएगी, वो क्या? कि जो एक से कटती है, अभाज्य संख्याएं जो एक से कटती हैं, तो ये अभाज्य तो ये भी एक से कटेगी, ये अभाज्य तो ये भी एक से कटेगी। और स्वयं से कटती हैं तो स्वयं से कटने वाली संख्याएं तो हमेशा अलग हो जाएंगी। जैसे 5 हमने लिया है तो इसका जो स्वयं से काटने वाली संख्या वो 5 होगी। 7 जो आपने लिया है तो 7 से स्वयं से कटने की बात होगी तो 7 आएगी। तो ये 5 है 7 ही दोनों डिफरेंट रहेंगे हमेशा। तो बच गया कॉमन कौन? खाली एक। उभयनिष्ठ कौन हुआ? उभयनिष्ठ हमेशा एक रहेगा। जब उभयनिष्ठ एक रहेगा तो ये कैसी हो जाएंगी? तब 5 और 7 ये क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य हो जाएंगी जी। ये क्या हो जाएंगी? सहअभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी दो ठो आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 23 और 17। तो जब आप 23 के गुणनखंड करेंगे तो 23 के गुणनखंड आएंगे क्या? 23 का गुणनखंड आएगा 1 और का है स्वयं 27। वैसे ही 17 के गुणनखंड करेंगे तो 17 के गुणनखंड जी 1 हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 17। अब इसमें एक अभी कॉमन हो ही नहीं सकता, तो कॉमन बचा क्या? खाली 1। जब दोनों में उभयनिष्ठ दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ जब 1 हो जाता है तो कैसी हो जाती हैं जी? सहअभाज्य संख्या हो जाती है। ठीक, तो हमारा अगला पॉइंट है कि जब भी कोई दो अभाज्य संख्याएं दी होंगी तो सहअभाज्य होंगी, हमेशा होंगी। तो अगले चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर दो संख्याएं अभाज्य हैं ना, तो उनका मस ना, उनका जो मस होगा वो तो 1 होगा। सहअभाज्य संख्याओं का मस 1 होता है। और लस जो होगा और उनका जब लस आप निकालेंगे ना तो लस आ जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। सीधे दोनों संख्याओं का गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, जैसे में उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण ना, जैसे हमने ले लिया 8 और 15। हमने आपको पीछे बता दिया कि 8 और 15 सहअभाज्य होती है। क्यों? क्योंकि 8 के गुणनखंड आप लिखोगे तो 8 के गुणनखंड हो जाएंगे भाई साहब आपके 1, 2, 4 और 8। और 15 के गुणनखंड लिखोगे तो 15 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 होगा, 1, 3, 5 और 15। दोनों में उभयनिष्ठ क्या निकल के आया? तो दोनों में उभयनिष्ठ निकल के आ गया हमारा कितना?
एक। जब उभयनिष्ठ एक हो गया तो यही जो उभयनिष्ठ होता है, दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड वही तो म स होता है। इसका मतलब म स एक हो गया। और हम जानते भी है सअभाज्य संख्याओं का म स एक होता है। लेकिन अब जब इसका ल स आप निकालोगे तो ल स सीधे सीधे अगर ये सअभाज्य हैं तो दोनों हुई ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड अगर एक आ गया इसका मतलब ये सअभाज्य हो गई। और अगर ये सभाज्य हैं तो सभाज्य है तो म स एक होगा और ल स जो होगा इसका वो सीधे सीधे दोनों का गुणनफल हो जाएगा ना। तो दोनों का गुणनफल इसका मतलब 8 और गुणे 15 120। ल स कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा आपका। ये इसी तरह आप और बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने 5 और 7 ले लिया ना, जैसे आपने 5 और 7 ये दोनों सअभाज्य हैं तो जो म स होगा म स एक हो जाएगा और ल स जो होगा इनका ना, ल स जिसको आप एलसीएम बोलते हो वह सीधे सीधे 5 गुणे 7 5 7 35 हो जाएगा। ठीक, ये है जो हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट लिख लेते हैं। एक जो है संख्या एक ना, जो एक होता है ना, संख्या एक सभी संख्याओं के साथ सह अभाज्य होती है। कोई भी संख्या लीजिए और उसके साथ एक ले लीजिए तो हमेशा जो है एक जो है सभी संख्याओं के साथ क्या हो जाएगा, सअभाज्य हो जाएगा। 1 और 5 लेंगे तो दोनों में कॉमन एक निकल के आएगा, म से एक निकल के आएगा। ठीक है, तो संख्या जो एक है वो सभी संख्याओं के साथ सअभाज्य होती है। एक लिया और एक के साथ कोई और भी संख्या ले ली, कोई भी संख्या ले ली तो दोनों हमेशा सअभाज्य हो जाएंगे। जैसे 1 और 25 ये दोनों सअभाज्य होंगे क्योंकि कॉमन ही दोनों में एक आएगा, दोनों का कॉमन गुणनखंड ही एक हो जाए। 1 और मान लीजिए 1 और 36 आपने ले लिया ना, ये भी सअभाज्य हो जाएगी, सअभाज्य हो जाएगी। ठीक है, ये है सअभाज्य संख्याओं के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि मेन पॉइंट टोटल 5 पॉइंट है जो हम याद रखेंगे। सअभाज्य संख्याएं क्या हैं, उनसे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमने यहाँ पर देख ली। तो सअभाज्य संख्या के बाद अब हम देखेंगे जुड़वा अभाज्य या कह लीजिए युग्म अभाज्य ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ट्विन प्राइम ना। ये संख्या जो है इसके बारे में हम बात करेंगे कि जुड़वा अभाज्य या युग्म अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अब हम देखेंगे युग्म अभाज्य या कह लीजिए जुड़वा अभाज्य संख्याएं, इनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स, जुड़वा अभाज्य संख्या या कह लीजिए युग्म अभाज्य संख्या। तो अब हम देखेंगे क्या है। तो युग्म अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, तो ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो ना।
तो ऐसी अभाज्य संख्या याद रखिएगा, अभाज्य संख्या ही लेनी है हमें। तो दो अभाज्य संख्या हम लेते हैं और अगर उन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 है तो उन दोनों को हम युग्म अभाज्य या जुड़वा अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे उदाहरण में हमने ले लिया 5 और 7 ना, 5 और 7 ले लिया तो 5 भी अभाज्य है। आप जानते हो कि ये जो है 5 ये अभाज्य है, ठीक है। और ये जो हमारा 7 लिखा हुआ है, ठीक है, 7 भी अभाज्य है, ठीक है। तो दो अभाज्य संख्या हमने ली और इनके बीच अगर अंतर आप देखोगे तो अंतर दोनों के बीच 7 में से 5 अगर हम घटा दें तो 2 का है। तो अभाज्य संख्या दो अभाज्य संख्या हमने ली और दोनों के बीच अंतर 2 का है, इसीलिए जो 5 और 7 ना, ये दोनों जो हैं ये जुड़वा या कह लीजिए युग्म अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो इसी तरह अगर दो अभाज्य संख्या हम लेते हैं उन दोनों अभाज्य संख्याओं के बीच अंतर अगर 2 का है, कितने का अंतर है, 2 का, तो अंतर 2 का होने पे वो दोनों संख्याएं जुड़वा या युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। और अगर इसमें देखें हम तो जैसे अगर हम 2 और 3 की बात करें ना, तो 2 और 3 की, ठीक, तो अभाज्य ये भी है, ये भी अभाज्य है, दोनों संख्याएं हमने अभाज्य ली है, ये भी अभाज्य है। लेकिन जब अंतर की बात करते हैं ना, तो अंतर 3 में से आप 2 घटाएंगे 1 का आएगा, तो अंतर जो है 1 आ रहा है। इसीलिए ये दोनों अभाज्य संख्या आपने ली हैं जो 2 और 3, यह जो है ये जुड़वा या कह लीजिए युग्म ना, या कह लीजिए युग्म अभाज्य संख्या नहीं होंगी, नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है? दोनों अभाज्य संख्या, पहली कंडीशन तो ये है कि दोनों संख्याएं अभाज्य होनी चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये भी होनी चाहिए कि इनके बीच अंतर 2 का होना चाहिए। वो अंतर 2 का नहीं है। अंतर 2 का न होने की वजह से दोनों संख्याएं अभाज्य, लेकिन अंतर 2 का न होने की वजह से ये जुड़वा या युग्म अभाज्य संख्या नहीं होगी। और ये दोनों अभाज्य हैं, साथ में इनका अंतर भी 2 है, तो ये दोनों 5 और 7 जो होंगी ये जुड़वा अभाज्य संख्या होंगी। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 17 और 19 ले लीजिए ना, ये भी हो जाएगी। दोनों के बीच दोनों अभाज्य हैं और उनके बीच अंतर भी कितने का है, 2 का। और अगर हम बात करें इसमें तो 11 और 13 आप ले सकते हो, ये भी हो जाएंगी जुड़वा अभाज्य संख्या, 11 और 13। 41 और जो है कि 43 ये भी आप ले सकते हो, 41 और 43 ये भी हो जाएंगी, ठीक है। और भी बहुत सारी संख्याएं होंगी ना जो कि हमारी जुड़वा या कह लीजिए सहभाज्य संख्या होगी। अब सहभाज्य इस टॉपिक के बाद हम आएंगे आप भाज्य संख्या पे। भाज्य संख्या देखते हैं अगला टॉपिक जो है कि भाज्य संख्या ना? और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। तो भाज्य संख्या इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये क्या है? तो यहाँ हम सीधे सीधे करें कि वे संख्याएं जिनके ठीक है, जिनके 2 से अधिक भिन्न गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य संख्या में हमने क्या पढ़ा था? अभाज्य संख्या वे थी जिनके 2 ही गुणनखंड होते थे और दोनों गुणनखंड में से एक तो 1 होता था, दूसरा वो संख्या खुद होती थी। इसमें क्या है भाज्य संख्या में कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होंगी जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, कम से कम 3 तो होने ही चाहिए, 3 से अधिक 4, 5, 6, 7 ज़्यादा गुणनखंड हो तो क्या हो जाएंगी? भाज्य हो जाएंगी। जैसे उदाहरण की हम बात करें ना तो 4 ना, तो 4 के गुणनखंड अगर आप देखोगे तो 4 के गुणनखंड आ जाएगा 1, 2, 4। तो इसके देखिए 3 गुणनखंड हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, तो 2 से अधिक गुणनखंड इसके हो गए, इसलिए 4 हमारी भाज्य संख्या हो गई। तो 4 के
ना, दो से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या है। ठीक है। वैसे ही आप 6 ले लीजिए, 6 के गुणनखंड तबीयत खराब हो रही सर, 6 के गुणनखंड की बात करें हम तो 6 के गुणनखंड आप जानते हो 1, 2, 3 और 6 हो जाएगा। तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए 6 भी क्या है, 6 एक भाज्य संख्या है। ठीक। इसी तरह और 12 आप ले सकते हो, 8 ले सकते हो, बहुत सारी हो जाएंगी। बस हमें याद रखना है कि जो भाज्य संख्या होंगी उनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, तो 2 से अधिक गुणनखंड जिनके होंगे वो भाज्य संख्याएं होंगी। अब इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो भाज्य संख्या संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा आपका कि इसमें भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है। और एक पॉइंट हम नोट कर लेते हैं कि जो 1 होता है ना, 1 न तो भाज्य संख्या है, 1 न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है अभाज्य संख्या क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि अभाज्य संख्या के लिए 2 अलग अलग गुणनखंड होने चाहिए और दोनों गुणनखंड क्या होंगे, एक तो 1 होगा और एक खुद वो संख्या होगी और दोनों अलग अलग गुणनखंड होंगे। लेकिन 1 को देखें तो 1 का बस एक ही फैक्टर आता है, वो 1 का एक ही गुणनखंड आता है, वो खुद 1 होता है। तो इसलिए एक तो अभाज्य नहीं हो सकता, एक अभाज्य नहीं हो सकता, भाज्य भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भाज्य में तो 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए, यहाँ तो इसका 2 भी नहीं हो पा रहे, तो 2 से अधिक गुणनखंड चाहिए, तो 1 के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते, इसलिए 1 न तो भाज्य संख्या होगी और न तो अभाज्य संख्या। ठीक है। ये कुछ बेसिक संख्याएं थी जिनके बारे में इस चैप्टर में जानकारी होना जरूरी था। तो जितनी भी जानकारी वाली चीज़ें थी जो इस चैप्टर को मजबूत बनाएंगे और समझने में सहायता करेंगी, हेल्प करेंगी, उस सभी संख्याओं के बारे में ना समझाने का पूरा प्रयास हमने किया। अब अगर ये समझ में आ गई हमें, तो अब कल से हम जो है कि टॉपिक अपना जो है कि सबसे पहली प्रमेय से शुरुआत करेंगे, जो कि हमारे किताब में दी है और जिससे 1 से 2 नंबर की सवालें बनेंगी। अब इनको हमने क्यों बताया, इसलिए बताया ताकि बेसिक पता रहेगी तो वो चीज़ें समझना आसान हो जाएंगी और जितनी क्लियरिटी रहेगी तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे। तो इसलिए ये बेसिक चीज़ें थी जो चैप्टर में ज़रूरी थी। ये सारी बेसिक चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे और कल जो है शुरू किया जाएगा चैप्टर की सबसे पहली प्रमेय से, जिसका नाम है जिसको हम प्रमेय कहेंगे 1.1 और उसका नाम होगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो यहाँ से हम कल जो है कि शुरुआत करेंगे चैप्टर की, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त किया जाता है। कल हम दूसरे लेक्चर में यहाँ से शुरू